नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो पीछे रामलुबे समिति ने 50 जिले गठित किए थे, उनमें से आज 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है और 3 संभाग उनको भी निरस्त कर दिया गया है। आज के क्वेश्चन, मूणवत नयन सिंह ने अपनी ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं को उल्लेख किया है? मूणवत नयन सिंह ने कितनी 24 शाखाओं को उल्लेख किया है। 24। कौन सा इतिहासकार गुइलों को सूर्यवंशी मानता है? डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डी.आर. भंडारकर इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण, और गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण। इन दोनों, ये दोनों ही मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं इनकी। अबुल फजल, ये तो अलग ही चल रहे हैं। अबुल फजल इनकी उत्पत्ति ईरान के बादशाह नौशेर और आदिल की संतान मानते हैं। और सूर्यवंशी कौन मानते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। गुइलों की उत्पत्ति को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गुइलों की उत्पत्ति के बारे में जो तथ्य है उसके आधार पर कहा जाता है कि वल्लभी का शासक हुआ करते थे शिलादित्य। शिलादित्य पर 524 के अंदर विदेशी ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के अंदर वल्लभी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन शिलादित्य की रानी पुष्पावती, जिनको यात्रा का बड़ा शौक था, वो माँ अम्बानी की यात्रा, अंबाजी की यात्रा पर गए हुए थे। और ऐसा कहा जाता है गुफा में जन्म होने के इनका नाम गुइल पड़ा। गुफा में जन्म होने के कारण इनका नाम गुइल पड़ा। ठीक है। मेवाड़ के बहुत ही खूंखार राजा थे ये। किस शासक को हिंदू सूर्य किस शासक ने हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी? बापा रावल, जैत्र सिंह, अल्लट या रण सिंह? किसने? बापा रावल ने। बापा रावल ने किसकी उपाधि धारण की थी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। बात करते हैं आज बापा रावल की। बापा रावल का मूल नाम कालभोज था। बापा रावल का मूल नाम कालभोज। ऐसा कहा जाता है कि बापा रावल जंगलों के अंदर गए चराते थे हरित ऋषि जी के साथ। तब हरित ऋषि ने इन्हें कहा, यार आप राजा बनने जैसे लग रहे हो, आप ये गए, ये काम आपका नहीं, ये काम कोई और ही कर लेगा। हरित ऋषि जी ने कहा, मेरा संबंध चित्तौड़ के राजा मानमोरी के साथ ठीक चलता है, मानमोरी से अच्छी बनती है, मैं आपको वहां शिफ्ट करवा देता हूं। बड़े अच्छे आदमी थे दिखने में, ये राजा जैसे दिखते थे बापा रावल जी। तो हरित ऋषि के कहने पर ये मानमोरी के शरण में चले गए, मानमोरी के दरबार में चले गए। जब चित्तौड़ पर विदेशी ने आक्रमण किया मुगलों ने, तब मानमोरी ने अपने सामंतों को बोला, भाई उनका कौन मुकाबला करेगा, जाओ युद्ध करो। तब सभी शासकों ने सामंतों ने मना कर दिया था। तब बापा रावल बोला, यार मौका मिल रहा है आज युद्ध करने का। तो बापा रावल ने बोला, मैं करूंगा युद्ध। बापा रावल युद्ध के लिए चले जाते हैं और मुगलों को पीछे धकेल देते हैं, उनको परास्त कर देते हैं। और नया जोश था, नया जुनून था, क्योंकि मौका मिला उनको कुछ करने का। तो ये सेना के पीछे करते करते गजनी तक चले गए, गजनी तक चले गए। और गजनी के उस टाइम समय शासक था सलीम।
गजनी के शासक सलीम, सलीम को भी परास्त किया। गजनी जीतने के बाद जब बापा राहुल जी मेलों में गए गजनी के, तब देखा यहाँ तो बड़ी खतरनाक जगह है। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, वो बोलते हैं ये कुड़ी। तब सलीम कहता है ये मेरी पुत्री है, सलीम की पुत्री। बापा राहुल जी बोले अब यहाँ आए गए तो शादी करके ही जाए। और सलीम की पुत्री से जब पूछते हैं, सलीम साहब भेजिएगा हमारे साथ, अब ये यहाँ नहीं रहेगी, राजस्थान चलेगी, चित्तौड़ मेवाड़ के अंदर चलेगी। तब भाई सलीम ने पूछा अपनी पुत्री से, सलीम ने बोला, सलीम की पुत्री नहीं बिल्कुल क्यों नहीं करूं, मैं तो खुश खुशी इनसे शादी कर लूं। बड़े स्मार्ट दिखते थे ये दिखने के अंदर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी इनकी बापा राहुल जी की। और अपने साथ मेवाड़ मेवाड़ लेकर आते हैं। और वहां गजनी का शासक अपने भांजे को वहां के शासक बना देते हैं। दो काम कर दिए, एक तो शादी करके लेके आ गए और एक अपने भांजे को वहां का शासक बना दिया। चित्तौड़ में जब मौका देकर थोड़े समय बाद में चित्तौड़ का राजा बनने का सोचा और मानमोरी से भिड़ गए। महानमौरी को हरा के खुद चित्तौड़ के राजा बन गए, मेवाड़ के राजा बनने के बाद इन्होंने 3 उपाधि धारण की, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। बापा राहुल जी ने उपाधि धारण की थी। ये एक लिंग जी के बड़े भगत थे। एक लिंग जी नित्य पूजा करते थे एक लिंग जी की। और उन्होंने कैलाशपुरी के अंदर कैलाशपुरी में बापा राहुल ने एक लिंग जी का मंदिर बनाया तथा ये घोषणा की कि एक लिंग जी ही मेवाड़ के राजा है और स्वयं को वहां का दीवान घोषित किया। तब से लेकर आज तक मेवाड़ में राजा एक लिंग जी को मानते और स्वयं जो रहता है शासक वो अपने को एक लिंग जी के दीवान मानता है। पप्पा के समय राजधानी नागदा थी, नागदा साधन संपत्ति उस टाइम ये नागदा। और बप्पा ने शासक बनने के बाद स्वर्ण सिक्का चलाया था एक 115 ग्रेन का, 15 तोला देसी भाषा के अंदर 15 तोला का सिक्का चलाया था इन्होंने। काफी बड़ा होता है 15 तोला का सिक्का। ठीक है, किस शासक ने आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? आड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने आड़ को दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी नागदा और दूसरी किसने बनाया? अल्लट ने। कौन सी बनाई? आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये 10वीं सदी के शासक है। ये भी बड़े तेज तरार राजा हुआ करते थे। इन्होंने हूण राजकुमारी अजय देवी से शादी की थी। किससे? अजय देवी से। अजय देवी से शादी की। इसके समय में आड़ काफी समृद्ध नगर था। और इनके बाद आगे कालांतर के अंदर शासक बनते हैं रण सिंह। रण सिंह शासक बनते हैं। इन रण सिंह के 2 लड़के होते हैं, एक श्याम सिंह और एक रहाप। इन्हीं दोनों भाइयों ने मेवाड़ के अंदर अलग अलग 2 शाखा की नींव रखी। इन्होंने रावल शाखा, किसकी? रावल की। और इन्होंने राणा शाखा।
राणा साका। रात ने शिशोद ग्राम की स्थापना कर शिशोद्य वंश। कौन सा? शिशोद्य वंश। शिशोद्य वंश, राणा साका और शिशोद्य वंश। श्याम सिंह ने राहुल साका। इन श्याम सिंह के दो पुत्र थे। कितने? दो। एक का नाम सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। कुमार सिंह। सामंत सिंह से आगे चल के श्याम सिंह बाद सामंत सिंह शासक बनते हैं। सामंत सिंह से कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल मेवाड़ छीन लेते इनसे। तब यार भाई से कोई मेवाड़ छीने फिर भाई का क्या काम। तब कुमार सिंह ने क्यों, रुको मैं बात करता हूं इनसे। कुमार सिंह ने वापस छीन लिया इनसे, कीर्तिपाल से मेवाड़ वापस छीन लिया। कीर्तिपाल से वापस छीन लिया। ठीक है। आगे चल के मेवाड़ के राजाओं में कुमार सिंह का वंशज। किसका? इनका पुत्र कौन? कुमार सिंह का पुत्र जैत्र सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के। जैत्र सिंह शासक बनते हैं और इनका कार्यकाल 1213 से 1253 था। ये जब शासक बने, बनते ही यहाँ इल्तुतमिश आके बैठ जाता है, दिल्ली से सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है, नागदा पर आक्रमण करता है और नागदा को तहस नहस कर देता है। इस युद्ध की जानकारी अमीर मद मर्दन के अनुसार जैत्र सिंह जी जीत जाते हैं और इल्तुतमिश परास्त होते हैं। और टोड ये बताता है कि युद्ध नागौर के पास हुआ जिसके अंदर जैत्र सिंह विजय हुए। ठीक है, जैत्र सिंह विजय हुए। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश ने नागदा की तहस नहस कर दी। तब जाकर जैत्र सिंह ने क्या यार क्या किया जाए, तीसरी राजधानी बनाई जाए। वही राजधानी बना जाए, जिस राजधानी के अंदर राजा रहता है उसका अगर कोई आक्रमणकारी तहस नहस कर दे फिर स्वाभाविक है राजा कोई ना कोई अच्छा स्थान ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तब इन्होंने तीसरी राजधानी बनाई चित्तौड़ को। चित्तौड़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी नागदा, दूसरी आड़ और तीसरी चित्तौड़। इस घटना के बाद जैत्र सिंह एक और घटना घटती छोटी। आक्रमण करते हैं, नए शासक थे, जोश और जुनून था। इनके समय में आक्रमण करते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आक्रमण करने की मेन वजह तो ऐसे इन नासिरुद्दीन महमूद और इसका एक भाई थे जलालुद्दीन महमूद। इन जलालुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन इन दोनों के लफड़ा बिगड़ा हुआ था। तब जाके जलालुद्दीन आके चित्तौड़ में आके छुप जाता है। पहले के समय में राजा का एक धर्म होता था, अगर उसके राज्य के अंदर कोई आ जाए फिर से कैसे क्या परिस्थिति में युद्ध हो चाहे कुछ ही करना पड़ा, लेकिन उसकी रक्षा करनी तो करनी करनी। जैत्र सिंह जी इल्तुतमिश इसकी जलालुद्दीन को शरण दे देते हैं। तब जाके ये इस नासिरुद्दीन को परेशान होकर खूब करते हैं। ये आता है इनको इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का पूरा कार्य करते हैं। ठीक है। जैत्र सिंह के बारे में गौरी शंकर हीराचंद बताते हैं कि इनकी प्रशंसा, इतने इनकी वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने भी की है, विपक्षियों ने। दिल्ली बैठे बैठे सुल्तानों ने बोला कि जैत्र सिंह बंदा दमदार है। जैत्र सिंह। ठीक है।
ना हम गिरे, ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन कुछ लोग हमें गिराने के लिए खुद बार बार गिरे। अगला, किसके शासनकाल में चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ? रतन सिंह, तेज सिंह, जैत सिंह, कर्ण सिंह। किसके शासनकाल में हुआ? तेज सिंह। तेज सिंह की रानी थी जयतल देवी। जयतल देवी। इन्होंने अंदर इन्होंने चित्तौड़ के अंदर किसका? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जयत्र सिंह जी, तेज सिंह जी, सॉरी, तेज सिंह शासनकाल ये रहे थे 1253 से 1273 शासन करते हैं। 1253 से 1273 शासन करते हैं। शासन करते हैं। तेज सिंह जी के समय आक्रमण कौन करता है? गयासुद्दीन बलवन। बलवन आक्रमण करते हैं। तेज सिंह जी के बाद में शासक बनते हैं इनके पुत्र समर सिंह जी। समर सिंह जी शासक बनते हैं और समर सिंह जी का शासनकाल ये 1273 से 1302 तक शासन करके जाते हैं मेवाड़ पर। इन्हीं समर सिंह जी के दो पुत्र हुए, एक का नाम रतन सिंह, एक का नाम कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। आगे चल के ये मेवाड़ के शासक बनते हैं और कुंभकर्ण साहब बोलते हम मेवाड़ से बाहर जाएंगे। इन्होंने नेपाल चले गए। ये कहां चले गए? नेपाल। नेपाल जाके एक झंडा गाड़ दिया इन्होंने, किया नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। शाही वंश की स्थापना की। इनके बाद रतन सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के। रतन सिंह शासक बनते हैं। रतन सिंह के काल में एक घटना घटती है महत्वपूर्ण, बहुत दुखद घटना घटती है मेवाड़ के इतिहास के लिए। रतन सिंह, इनका शासनकाल 1302 से 1303। मात्र एक वर्ष के लिए राजा बनते हैं, लेकिन एक वर्ष के अंदर जो मेवाड़ के इतिहास में दुख भरी घटना होती है, बहुत ही बड़ी घटना होती है, उनके पीछे का वजह भी है, वो भी बहुत खास वजह है। इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, चित्तौड़ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? रतन सिंह के समय में चित्तौड़ युद्ध होता है। यह युद्ध होता है रतन सिंह दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध के बारे में, जो ये युद्ध होने था, इस युद्ध की मेन वजह है रतन सिंह की रानी पद्मिनी। इस पद्मिनी को लेकर यह युद्ध हुआ था। पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। अब इनकी थोड़ी कहानी बता देता हूं मैं आपको। पद्मिनी पद्मिनी श्रीलंका की थी, सियल द्वीप की। कहां की? श्रीलंका की। श्रीलंका की गोवर्धन
और चंपा देवी की पुत्री। गोवर्धन और चंपा देवी की पुत्री थी ये पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता था, बड़ा खास तोता था, जिसका नाम था हीरामन। ये हीरामन मानव की नकल कर लेता था। यह तोता बहुत अच्छा काम करता है। पद्मिनी को रतन सिंह से मिलवाती है, शादी करवा देती है इनकी। तोता श्रीलंका से चित्तौड़ अप डाउन करता है। ये पद्मिनी की जो भी बातें होती रतन सिंह को बोलता कि ये आपको शादी करनी है तो रतन सिंह से करो, क्या हैंडसम राजकुमार है, बड़ा सुंदर आदमी था रतन सिंह। और तोता रतन सिंह के बारे में पद्मिनी को बताता और पद्मिनी के पास जाके बोलते रतन सिंह बड़ा हैंडसम आदमी है। और जब ये रतन सिंह के पास आता तो बताता कि राजकुमार आप शादी करो तो पद्मिनी से करो, बड़ी सुंदर कन्या है, इस जैसी कन्या आपको इस जन्म में मिलना मुमकिन नहीं है। इतना यार किसी राजकुमार को जो राजघराने का आदमी फिर थोड़ा ही राज आता है। तब ये चले जाते हैं श्रीलंका और शादी कर लेते हैं, दोनों पद्मिनी से शादी कर लेते हैं। लेकिन रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन एक तांत्रिक रहता है, राघव चेतन। इनकी नजरें ठीक नहीं थी, यह पद्मिनी को कुदृष्टि से देखता था। अब जब इस चीज राजा को पता चले, उसके दरबार में ही रहना, जिस थाली में खाता खाना उसी में छेद करना, ऐसा तो कैसे हो सके। तो रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया। जब इसको दरबार से निकाला, इसके ये बात दिल पे लग गई। अच्छा ये बात, कोई बात नहीं, नहीं तेरे साथ नहीं रहे, अब किसी और को ढूंढते हैं। ये दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली जाके खिलजी से भिड़ता है। खिलजी को बताता है कि सुल्तान भारत के अंदर यदि आपको शासक हो, भारत के दिल्ली के सुल्तान हो, आपने अगर पद्मिनी को नहीं प्राप्त किया तो क्या किया, कि बहुत सुंदर रानी है। इतना जब कोई दिल्ली का सुल्तान सुने फिर यार कैसे राजा थे। दिल्ली का सुल्तान बोला चलो, बोरिए बिस्तर बांधता है, सेना लेके मेवाड़ पहुंच जाता है ये और चित्तौड़ को घेर लेता है पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। आखिर में इसकी पार नहीं पड़ती, हो सके उसने उतने प्रयास कर लिए। फिर उसने राजा के पास पत्र भिजवाया, साहब आप कम से कम ऐसे ले जाने तो नहीं दोगे, लेकिन आप कम से कम एक बार पानी के अंदर पद्मिनी का अक्ष दिखा दो। तो राजा ने सोचा बेहतर पानी के अंदर देखना चाहता है। तब उसने बोला चलो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। ये जब इनको पानी में दिखाता है अक्ष, अब यार इतनी सुंदर महिला रानी, पानी के अंदर भी जब इसने देखा तो इस अंदर से पूरा सिस्टम फेल हो गया पूरा इसका। बोला शादी करनी है तो इसी से ही करेंगे, इससे पद्मिनी से। तो ये क्या करता है, उस जगह से रतन सिंह को कैद कर लेता है और अपने साथ दिल्ली ले जाता है। फिर शर्त रखता है पद्मिनी के सामने कि शादी करोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तब पद्मिनी ने कहा अब तो क्या किया जाए, लेके चला गया हरामी। तब पद्मिनी अपने चाचा गोरा और भाई बादल के साथ मिलकर रणनीति बनाती है और खिलजी को बोलती है मैं आ जाऊंगी आपके खेमे के अंदर, लेकिन मैं आऊंगी शान शौकत से, पालकियों में बैठ के आऊंगी। तो राजा ने बोला यार अपने खेमे मारी है, किले में आएगी। तब इन्होंने बोला चलो ठीक है, आप पालकियों में आ जाओ। पद्मिनी 1600 पालकियों में गए थे अपनी, उनको कह दिया कि हम रानियों के साथ में आएंगे, सहेलियों के साथ में, दासियों के साथ में। तब खिलजी भाई बोला आपकी इच्छा पूरी की जाती। इन पालकियों के अंदर 1600 पालकियों के अंदर राजपूत योद्धा बैठे थे, अस्त्र लेके शस्त्र लेके, और एक पालकी के लिए 6 आदमी तो रहते ही है उठाने के लिए। टोटल 11,200 लोग थे पालकियों के साथ। दिल्ली दरबार पहुंच गए, दिल्ली दरबार पहुंच गए। जैसे ये दरबार में जाते हैं घमासान शुरू होना है, क्योंकि उनको रतन सिंह को वहां से मुक्त करवा कर लाना है। गोरा बादल और पूरी सैनिक युद्ध करते हैं वहां और इनको मुक्त करवा के मेवाड़ ले जाते हैं।
लेकिन ये भी दिल्ली के सुल्तान है भाई खिलजी, कम बात तो थे नहीं। इन्होंने सेना तैयार की और चित्तौड़ आ पहुंचा। बोला ऐसे नहीं चलेगा, लेकर जाएंगे लेकर ही जाएंगे। बड़ा पक्का आदमी था ये। चित्तौड़ आ गए और चित्तौड़ घेरे रखता है, और चित्तौड़ युद्ध होता है 1303 के अंदर। 1303 के अंदर। उस समय तात्कालिक इतिहासकार था कौन? अमीर खुसरो। ये एक पूरी घटना का लाइव वीडियो बनो से लाइव लिख रहा था। एक बात होती, रतन सिंह की सेना ने ये किया, चलो ठीक लिखी। दूसरी, खिलजी की सेना ने इसे मारा। मतलब आपको देख वर्णन किया इन्होंने अपनी ग्रंथ में तारीख अलाई के अंदर अमीर खुसरो ने। यह बताता है कि 1326 अगस्त 1303 के अंदर चित्तौड़ दुर्ग को फतेह कर लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग को फतेह कर लेते हैं और पद्मनी 16 रानियों के साथ जोर करती है। वो ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था, मेवाड़ का प्रथम शाखा। और योद्धाओं ने केसरिया धारण किया। इस युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं, गौरव बादल तमाम इनकी मौत हो जाती है, और रतमनी सॉरी पद्मिनी 16 सेनानियों के साथ भस्म हो जाती है। तब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ जीत जाता है, और जीत कर अपने पुत्र खिजर खा को वहां का शासक बना देता है। ठीक है, और किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। खिजराबाद। ठीक। ये अलाउद्दीन खिलजी बड़ा बेरहम आदमी था। इसने ये युद्ध करने के बाद युद्ध में 30,000 हिंदुओं को कत्लेआम करवाया था। बहुत बड़ी संख्या होती है, 30,000 महीने रखती है। 30,000 कत्लेआम करवाया, पास पास सारे मंदिर तोड़वा दिए, कोई चीज छोड़ी नहीं उसने एक भी। और जो भी मलबा उनको ले जाके गंभीरी नदी के अंदर पुल बनाया है। बड़ा बेरहम आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान के इतिहास के लिए तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये खिजराबाद को खिजर खा को सौंप देता है, चित्तौड़ किले को। और फिर खिजर खा के बाद ये देता है सोनग्रा मालदेव। किसको? सोनग्रा मालदेव को शासक बनाता है वहां का। लेकिन दम नहीं था इस आदमी के अंदर। ऐसा कहा जाता है स्थानीय लोगों ने किले के अंदर आक्रमण करवा के इनको सबको ठिकाना लगा दिया था। यही थे चित्तौड़ में राहुल शाखा का इतिहास। इसके बाद एक नई शाखा शुरुआत होती है इन्हीं की भाइयों की, अमीर की। किसने? इस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया, राणा अमीर को। राणा अमीर जब किला सोनग्रा मालदेव के पास था तो इन्होंने छीन लिया था उनसे। ये इनका शासनकाल है 1326 से 1364 तक शासन किया। इनके शासन के बड़े साहसी योद्धा थे। इन्होंने उपाधि विषम घाटी पंचानन कहा जाता है इन्होंने। शेर जैसा मुकाबला करने वाला आदमी अमीर। अमीर ये हरि सिंह के पुत्र थे। हरि सिंह के पुत्र थे। अमीर शासक बन के किस शासक का? राणा शाखा का शासक था। राणा शाखा का राणा शाखा।
और शिशोदी वंश, कौन सा? राणा सागा का शिशोदी वंश। मेवाड़ के शासक बनते हैं तब से लेके अब तक शिशोदी सागा का ही शासक बनते हैं। राणा अमीर के बाद आते हैं शासक अमीर के बाद इनके शासक आते हैं इनके पुत्र खेता, जिन्हें कहा जाता था छत्र सिंह। छत्र सिंह खेता शासक, छत्र सिंह सॉरी इनका खेता। छत्र सिंह ये शासन करते हैं 1364 से 1382 तक ये शासन करते हैं। छत्र सिंह के बाद आते हैं लाखा, राणा लक्ष्य सिंह। ये शासन करते हैं 1382 से 1421 तक। राणा लाका, ये इनके समय के अंदर कौन सा उदयपुर के अंदर जावर माइंस है ना, जावर माइंस, चांदी और शीशा तगड़ी मात्रा में निकलने लग गया था और इन्होंने अनेक किलों का निर्माण करवाया। राजस्थान के इतिहास में किसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है? राजकुमार टुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनकी आप टुंडा जी की जब कहानी सुनोगे तो बड़ी खतरनाक कहानी है इनकी। टुंडा ऐसा कहा जाता है जब राणा लाका जब शासक थे तब राठौड़ रणमल आए थे मारवाड़ से। रणमल अपनी बहन हंसाबाई के लिए नारियल लेकर आए थे, किसके? राजकुमार टुंडा के लिए, जो किसके थे? लाखा के पुत्र थे, उनके लिए नारियल लेकर आए थे। ये लेकर नारियल लेकर आई जब रणमल जी, तब ये दरबार में बैठे थे लाखा और कुंवर टुंडा तो यहाँ थे नहीं। तब इन्होंने बोला बुढ़ऊ के लिए नारियल कौन लाई? तब ये बात रणमल जी को चुप गई कि यार उस आदमी के अंदर देखो अभी शादी किन सा है, जो उसके पुत्र शादी नारियल पुत्र के लिए आ रहे लेकिन करना खुद जा रहा है। ये बात जब रणमल जी सुनते हैं तो हाथ रह जाते हैं। ये चले जाते हैं और जाके कह लो भी जाते हैं कि हंसाबाई से होने वाला पुत्र यदि मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो हम हंसाबाई का विवाह लाखा से करवा देंगे, हंसाबाई का विवाह लाखा से करवा देंगे। तब लाखा ने अपने पुत्र चुड्डा को बुलाया और पूरी परिस्थिति बताई कि बेटा यहाँ की सी स्थिति हो रखी है मेरे साथ। तब एक बेटा अपने बाप के लिए बलिदान दे सकता है इतना, और दूसरा बलिदान यह भी था। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि हंसाबाई से जो लड़का होगा वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। अब अधिकार चुंडा का है राजगद्दी पर बैठने का और बैठेगा हंसाबाई के पुत्र। मेवाड़ के इतिहास में यदि कोई मेरे से पूछे जिसने स्वदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित हूं, वो राणा चुंडा है। इन्होंने अपने पिता के लिए 2 बलिदान दिए जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक तो राजगद्दी, कोई नहीं ठुकराता राजगद्दी, मर मिटते हैं राजगद्दी के लिए। दूसरा, जो रिश्ता खुद के लिए आया है वो रिश्ता अपने पिता को करने के लिए मंजूर करवा देता है, हाँ कर देता कि नहीं आप कर लो। सपोज करो आज के जमाने में यदि आपका रिश्ता आए और आपके पापा बीच में आ जाए तो कर दोगे क्या तुम? कभी सोच के देखना। इन्होंने किया था इसे, चुंडा ने हाँ कर दी कि जरूर, सारी बातें मान ली, इसलिए इनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, राजकुमार चुंडा को।